हेलो टू ऑल। जैसा कि मैंने आप सब लोगों से बोला था कि हम सबसे पहले PC-12 से स्टार्ट करेंगे। जिसने भी अभी मेरी जो डिटेल सिलेबस वाली वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं तो उनको मैं बता देती हूँ कि PC-12 में हम परफॉर्मेंस ऑडिट और कंप्लायंस ऑडिट को डिटेल में टारगेट करने वाले हैं। इसमें हम जब इसकी स्टडी कर लेंगे उसके बाद हम नॉलेज बेस्ड MCQs भी देखेंगे और जैसे केस स्टडी बेस्ड उन्होंने बोला है कि वो पूछेंगे, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे लास्ट में। अभी ये मैं पार्ट 1 आपको करा रही हूँ, इंट्रो टाइप है। सबसे पहले तो कंप्लायंस ऑडिट या परफॉर्मेंस ऑडिट को पढ़ने से पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ऑडिट होता क्या है। ऑडिट कुछ नहीं है, ऑडिट एक तरीके से आप लेमन लैंग्वेज में इतना समझ सकते हो कि कोई एग्जामिनेशन है। वो एग्जामिनेशन फाइनेंशियल रिकॉर्ड की भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट की, रजिस्टर की, फाइल की, मतलब बहुत जो भी डॉक्यूमेंट हम उनसे चाहें हम कॉल फॉर कर सकते हैं। सेक्शन 18 DPC का हमें ये पावर देता है कि हम मतलब ऑफिस में, ऑफिस के बाहर उनसे जो भी डॉक्यूमेंट किसी भी तरीके का चाहें वो उनसे मांग सकते हैं और उनका हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट इसमें सपोर्ट करेगा ऑडिट अथॉरिटी को। अब जो हमारा जो CAG है, CAG में 3 तरीके का ऑडिट होता है मेनली। एक तो फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट। लेकिन यहाँ पे जो आपकी परफॉर्मेंस ऑडिट में है, इसे कंप्लायंस ऑडिट को एक शायद रेगुलरिटी ऑडिट ऐसे करके कुछ टर्म यूज़ किया है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, कुछ और भी इसके लिए टर्म यूज़ किया है उन लोग ने। अब हम इसको एक बार डीप में समझते हैं कि क्या है परफॉर्मेंस ऑडिट। आपको पता होगा ट्रिपल E का ऑडिट होता है। ठीक है, ट्रिपल E का ऑडिट मतलब ये देखते हैं इसमें हम कि जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम या स्कीम हैं वो इकोनॉमिकली, एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली मतलब रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मेनली हम इसमें वो देखते हैं। अब ये जो इकोनॉमिकली और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली ये यहाँ किस एस्पेक्ट में बात की गई है वो हम आगे डिटेल में समझेंगे। अभी से लेमन लैंग्वेज में इतना समझो कि जो कंप्लायंस ऑडिट होता है वो उसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारा मेनली ऑडिट ही है, ठीक है, ऑडिटेड एंटिटी है, वो रूल्स को, लॉज को, रेगुलेशंस को, पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट में हम फाइनेंशियल असेसमेंट का ऑडिट करते हैं। अभी इसको इतना ही समझिए, इससे ज़्यादा समझने की अभी ज़रूरत नहीं है। इसे हम दूसरे PC में डिटेल में कवर करेंगे, तब हम ये FRF वगैरह इसकी टर्मिनोलॉजी को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। अपना स्टार्ट करने से पहले मैं आज ही दूसरी वीडियो भी शेड्यूल कर दूँगी आफ्टर डिनर, जो भी है, मतलब कंपैरिजन करके हम लोग पढ़ेंगे कंप्लायंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट को। बट उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में हमें ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, या एक आपके दिमाग में होना चाहिए। जब मैं प्लानिंग बताऊँ, एग्जीक्यूशन बताऊँ, रिपोर्टिंग, फॉलोअप, ATN प्रोसेस, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर 30 डेज़ की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं, मतलब आपके दिमाग में ये क्लियर रहना चाहिए कि ये कहाँ पे प्रोसेस हो रही है। तो मैं आपको बता देती हूँ। जनरली हमारे ऑफिस में एक फील्ड ऑडिट पार्टी बनी हुई होती है, लोकल टेस्ट ऑडिट पार्टी। वो फील्ड में जाती है, ऑडिट करती है। ठीक है, ड्राफ्ट ऑडिट ऑब्जर्वेशंस वो फॉर्मल रिप्लाई जो उनसे लेते हैं यूनिट से पहले रिक्विजिशन स्लिप इशू करके और ड्राफ्ट ऑडिट ऑब्जर्वेशन वो रेज कर देते हैं अपनी। ठीक है, उसमें से जो उनके रिप्लाई के बेस पे उन्हें लगता है वो सेटल कर देते हैं। मिनट ऑफ डिस्कशन होता है लास्ट में उनका हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के साथ। तो एग्जिट कॉन्फ्रेंस भी जिसे कहते हैं, उसे हम पढ़ेंगे भी। तो उसमें उन्हें अगर जो लगता है उसे वो सेटल कर देते हैं, और बाकी जो नहीं लगता उसे वो ड्राफ्ट फेयर बना के, फील्ड ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना के मेन ऑफिस में ले आते हैं। ये हमारी LTAP लाती है और हैंड ओवर कर देती है रिपोर्ट सेक्शन को। अब रिपोर्ट सेक्शन का ये काम होता है कि 30 डेज़ के अंदर वो फाइल इशू कर देता है। मतलब ये वाला काम, मैं रिपोर्ट सेक्शन बोल गई। रिपोर्ट सेक्शन का काम अभी स्टार्ट होगा, अभी बताती हूँ। अब कोऑर्डिनेशन सेक्शन का काम होता है कि वो 30 डेज़ के अंदर जो फेयर होती है, फील्ड ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, उसे इशू कर देता है। अब जो ये हमारी फेयर बनी है, इसमें एक तो होता है ये पार्ट सेकंड A, ठीक है, एक होता है पार्ट सेकंड B, और एक NAR होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। जो इसमें पार्ट ये हमारा पार्ट सेकंड A है, इसका कुछ मेजर पोर्शन
वो अगर उन्हें लगता है जो भी सीनियर एओ होते हैं लोकल टेस्ट ऑडिट पार्टी के, कि ये बहुत मेजर इरेगुलेशन है या कोई मेजर कोई करोड़ों का मसला होता है, उन्हें लगता है कि मेजर इरेगुलरिटी है, तो वो उसका स्टेटमेंट ऑफ केस या स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बना के जो मिनिस्ट्री या डायरेक्टरेट को वो दे देते हैं और उनसे रिप्लाई मांगते हैं। ठीक है, उस रिप्लाई के बेस पे वो प्रपोज्ड ड्राफ्ट पैरा तैयार करते हैं कि इसे पैरा, जिसे उन्हें लगता है कि इन फ्यूचर जाके पैरा बन सकता है, उसकी प्रोसेस चल रही है। ठीक है, ऐसे समझो। तो फिर उसको वो प्रपोज ड्राफ्ट पैरा बनाते हैं और हैंड ओवर कर देते हैं रिपोर्ट सेक्शन को। अब रिपोर्ट सेक्शन आगे ये जो उन्होंने प्रपोज ड्राफ्ट पैरा दिया है इसकी लिंकिंग करता है, जो भी उन्होंने केडीज मतलब कि जो की डॉक्यूमेंट दिए हैं उसकी लिंकिंग करता है पीडीपी के साथ। और अगर रिपोर्ट सेक्शन को लगता है तो वो पार्टी से एलटीएपी से कुछ पूछना होता है तो पूछ लेते हैं, और अगर उन्हें सही लगता है सब कुछ तो अब वो पीडीपी को डीपी बना देते हैं ड्राफ्ट पैरा, और इसको इशू करते हैं एक मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री से रिप्लाई मांगते हैं फॉर रिप्लाई, और एक सीएजी को फर्दर कोई क्वेरी होती है तो वो पूछता है डिपार्टमेंट से हमारे। और बाकी जब चीज़ें लास्ट में उनके रिप्लाई के बाद जब इसे बनाना होता है, पैरा बनाना होता है, तो सीएजी का अप्रूवल लेते हैं और इसे पैरा में कन्वर्ट कर देते हैं और वो रिपोर्ट का पार्ट बन जाता है हमारा। और फिर उसे जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है उसे एटीएन के थ्रू आगे प्रोसीड किया जाता है। अब अगर ये पैरा नहीं बनता है तो पहली चीज़ तो अगर ये पैरा बन गया तो इसे एक्सक्लूड कर देंगे, जब ये यहाँ से फेयर से एक्सक्लूड हो जाएगा। और अगर ये पैरा नहीं बना, इस प्रोसेस पे ये कैंसिल हो गया कि नहीं ये इस लायक नहीं है कि इसको पैरा बनाए, इतना बड़ा इशू नहीं है ये, तो वापस ये यहाँ आ जाता है, मतलब रिपोर्ट कोऑर्डिनेशन सेक्शन के फेयर में आ जाता है। अब कोऑर्डिनेशन सेक्शन ये तो देख ही रहा था पार्ट सेकंड बी, और कुछ पोर्शन इसका भी देखता है जो छोटे होते हैं। पार्ट 2A के आइटम ज़्यादा बड़े लेवल के नहीं होते, तो बड़ा लेवल मैं सिर्फ मॉनेटरी टर्म में नहीं बोल रही हूँ, ये भी बात अपने दिमाग में बिठा के रखना। रूल एंड रेगुलेशंस का भी हो सकता है, कंप्लाइंस ऑडिट की भी रिपोर्ट हो सकती है, परफॉर्मेंस ऑडिट की भी हो सकती है। आप सबको पता होगा रिपोर्ट कई तरीके की बनती हैं, ठीक है, पैरा कई तरीके का होता है, तो सिर्फ मॉनेटरी टर्म को नहीं रखना है, बाकी चीज़ों को भी दिमाग में रखना है। तो अभी ये जो कोऑर्डिनेशन सेक्शन था वो पार्ट 2B भी देख रहा था, NAR भी देख रहा था, अब वो इसे भी देखेगा, इसका भी कुछ पोर्शन देख रहा था। अगर ये नहीं बना इसका पार्ट, ठीक है, नहीं बना तो यहाँ आ गया वापस से, हम देखते हैं उसे। अब मैं आपको बताती हूँ कोऑर्डिनेशन सेक्शन का क्या काम होता है। जैसे कि उन्होंने पहले तो इशू करा दी फाइल, ये करंट फाइल इशू करा दी हमने, 30 डेज़ के अंदर फेयर इशू करा दी। अब हमारा काम होता है जो भी छोटे छोटे रह गए हैं पार्ट 2B में आइटम, उनका हम रिप्लाई मांगते रहते हैं यूनिट से, जो हमें लगता है कि ये नहीं दिया ये नहीं दिया। कोई मान लो सपोज़ करो कि कोई रिकवरी थी, उन्होंने रिकवरी करा ली नहीं करा ली, उनसे मांगते हैं कि इसका हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे दो, जो भी हमें उनसे लेना होता है वो उनसे मांगते हैं। अब हम उसकी वेटिंग करते हैं रिप्लाई की, हमें लगता है इसे सेटल करा सकते हैं, सेटल की अथॉरिटी डायरेक्टर को होती है, आपको पता होना चाहिए, तो हम इसे सेटल कर देते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्टर की अप्रूवल से हम इसको सेटल करा देते हैं। और कुछ जो हमने आइटम NAR में रखे थे, जब पार्टी ऑडिट के लिए दोबारा उस यूनिट के ऑडिट के लिए जाएगी तो वो क्या करेगी, NAR का वापस से वहाँ पे नेक्स्ट ऑडिट रिव्यू कहते हैं NAR को, ठीक है, तो वहाँ पे उसको एक बार देख लेगी। NAR में ज़्यादातर वो आइटम आते हैं जिन्हें ऑन ग्राउंड जाके उन्हें देखना होता है कि हाँ इन्होंने कर दिया, जैसे कि कोई कंप्लाइंस था, वो हमें लगा कि हाँ इतना बड़ा मसला नहीं है। यहाँ वो आते हैं जो ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं होती, मतलब जिन्हें हम फेयर का पार्ट नहीं बना सकते, बना तो सकते, बनाना नहीं चाहते, इतने मेजर उसकी नहीं होती, कोई मेजर इरेगुलरिटी नहीं है, हमें लगा कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तो देख लेंगे। जैसे सपोज करो क्या आ सकता है इसके अंदर, ऐसा आ सकता है कि देखो कोई डॉक्यूमेंट थे, जैसे पहले चलते थे, पहले मैनुअल प्रोसेस में चलते थे ज़्यादातर, अब डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मान लो 80% कर दिया, 90% कर दिया। हमसे उन्होंने बोला कि हमने 90 कर दिया, हम 100 भी कर देंगे, कुछ दिन में होने वाला है, तो हमें लगेगा चलो इतना बड़ा मसला नहीं है, इसको NAR में डाल दो, हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम चेक कर लेंगे। ऐसे वाले मुद्दे इसके अंदर आ सकते हैं, मतलब जो भी आप पार्ट 2B कहें आइटम है इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि हमें लगता है कि आइटम में हमें लगता है कि छोटी सी चीज़ रह गई है, आर्बिट्रेशन, ऐसे कर लो कि उन्होंने बोला कि आर्बिट्रेशन में चला गया हमारा ये केस और इसमें है, तो हमें लगेगा कि भाई अब तो क्या ही कर सकती है यूनिट का, उसमें रोल क्या है, तो हम करेंगे कि चलो ठीक है इसको सेटल कर दो और इसको NAR में डाल दो, बाद में देख लेंगे, या कुछ भी कोई मतलब स्मॉल हमें अगर लगेगा ऐसी चीज़, कोई मेजर इरेगुलरिटी नहीं है या कोई छोटी सी चीज़ रह गई उसे हम सेटल कर देंगे और NAR में डाल देंगे, और बाद में हम उसे फॉलो अप भी करेंगे। ऐसा नहीं है NAR में डाल गए तो भूल गए,
पार्टी जब भी जाएगी तो हम NIR उसको देते हैं, आउटस्टैंडिंग जो भी LTR होती हैं वो एग्जामिन करते हैं। अब आपने ये प्रोसेस समझ ली, अब हम अपना पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको बताती हूँ कि अब परफॉर्मेंस ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट होता क्या है। अब आपके समझ में आएगा प्रॉपर कि हाँ ठीक है, प्लानिंग कर रहे हैं तो ओके, ऑडिट में गए हैं, पहले जाके प्लानिंग करेंगे। जब मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी ना, अब आपको वो समझ आएगी, ठीक है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करते हैं, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।